वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आज यहाँ पर हम पॉलिटी में हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो आपको पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना है, पहले चीज़ों को समझना है, उसके बाद आपको नोट करना है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद आप नोट करिएगा चीज़ों को। आइए देखते हैं। आपको सबसे पहले हेडिंग करनी है उच्च न्यायालय। यहाँ पर मैं खुद से आपको लिखवाऊंगी, सो आपको साथ में नोट्स बनाने हैं, लेकिन पहले समझना है आपको, ठीक है। हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय के गठन की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले कब प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले उच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया 1862 में प्रारंभ हुई थी। और सबसे पहले आपकी 3 प्रेसिडेंसी थी जहाँ पर आपके उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आपको यहाँ पर ये 3 प्रेसिडेंसी याद रखना है। बम्बई प्रेसिडेंसी, दूसरा आपको मद्रास याद रखना है, और आपको कोलकाता याद रखना है। ये 3 प्रेसिडेंसी आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले आपके उच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया 1862 में प्रारंभ हुई थी। एंड सर्वप्रथम 3 प्रेसिडेंसी थी आपकी बम्बई, मद्रास एंड कोलकाता। यहाँ पर आपके उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आपने यूपी में देखा होगा कि आपका यूपी का कौन सा उच्च न्यायालय है, तो आप कहेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट। वेरी गुड। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में आपको ये जानना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, यानी कि ये कब फाउंडेड हुआ था, ये महत्वपूर्ण है। ये 1866 में आपका फाउंड किया गया था, यानी 1866 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि आप यूपी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यूपी SSC पैट एग्ज़ाम। यहाँ पर यूपी से जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर हम देखें वर्तमान में, तो हमारे प्रेजेंट टाइम में टोटल जो हमारे उच्च न्यायालय हैं वो कितने कार्यरत हैं, यानी कि वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 25 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो हमारे प्रेजेंट कंडीशन में, हमारे वर्किंग कंडीशन में। ओके, प्रेजेंट में हमारे कितने उच्च न्यायालय हैं? आंसर विल बी 25 हाई कोर्ट्स। ओके, इनमें से जो आपका अंतिम गठित उच्च न्यायालय है, यानी कि जो सबसे लास्ट में गठित हुआ है, इन 25 में सबसे लास्ट क्या हुआ? आप कहेंगे 25वां जो होगा, यानी कि 25वां जो हमारा उच्च न्यायालय है वो कौन सा था? अमरावती हाई कोर्ट था। आपको यहाँ पर याद रखना है अमरावती हाई कोर्ट। ओके, अमरावती हाई कोर्ट। ठीक, तो ये तो हो गया सबसे पहले जो उच्च न्यायालय के बारे में आपको समझना था, हाई कोर्ट के बारे में, वो सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे आर्टिकल की कि किस आर्टिकल में ये आपका लिखा गया है कि आपके राज्य में एक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होना चाहिए। ऐसा हमारा अनुच्छेद 214 है, यानी कि अनुच्छेद आपका 214 है। आपका आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक स्टेट का एक आपका हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 231, आपका आर्टिकल जो 231 है, 231 अनुच्छेद 231 कहता है कि संसद को ये शक्ति है, किसको? आपकी पार्लियामेंट को ये शक्ति दी गई है। शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति को नहीं दी गई, प्रधानमंत्री को नहीं दी गई, राज्यपाल को नहीं दी गई। सुनिए ध्यान से चीज़ों को, ये हमारी पार्लियामेंट को शक्ति दी गई है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या संघ शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त हाईकोर्ट यानी कि एक कंबाइंड हाईकोर्ट जो है आपके, इनकी स्थापना कर सकते हैं। समझिएगा इस चीज़ को, मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। आर्टिकल 231 क्या कहता है? आर्टिकल हमारा 231 कहता है, 231 आर्टिकल 231 कहता है हमारा कि ये संसद को शक्ति दी गई, हमारी पार्लियामेंट को, इंडियन पार्लियामेंट जो है हमारी, इसको शक्ति दी गई है कि वो 2 या 2 से अधिक, या तो 2 स्टेट हों, या फिर आपके 2+ स्टेट हों, या फिर आपके 2 संघ शासित प्रदेश हों, या फिर आपके 2+ संघ शासित प्रदेश हों, तो उनके लिए आपका जो है संयुक्त हाईकोर्ट की स्थापना की जा सकती है। वैसे तो प्रावधान ये होना चाहिए, आप सोच रहे होंगे जो कि जैसे हमारा यूपी एक स्टेट है तो यूपी का अलग आपका हाईकोर्ट होगा, MP का अलग हाईकोर्ट होगा, छत्तीसगढ़ का अलग हाईकोर्ट होगा, है ना। लेकिन आपका संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो 2 स्टेट का एक हाईकोर्ट बना सकते हैं। इसमें यूटी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और एक आपका राज्य भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारी किस पर? पार्लियामेंट पर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसको सिंपल समझिए, आप ऐसे समझिए जैसे आपके पास ये पिज़्ज़ा है, थोड़ा सा पिज़्ज़ा का शेप दे देती हूँ इसको, इसी तरीके से होता है ना, इतना सारा नहीं होता शायद, तो ये इसमें जो भी लगा होता है ये सब है। ये पिज़्ज़ा आपने ख़रीदा है, ठीक है, लेकिन जब आप घर पे लाए तो घर पे आपके भाई बहन थे, ठीक। आपके कितने भाई बहन थे? तो आपने कहा कि 2 थे। हो सकता है आपके घर में 2 से ज़्यादा भाई बहन हो, तो आप जो पिज़्ज़ा लाएंगे वो इनमें डिवाइड कर लेंगे ना आप। एक तो आप
इतना भाग अपने आप को दे देंगे, मान के चलिए इतना भाग आपने अपने आप को दिया, हो सकता है छोटा भाई को आपने बड़ा दे दिया और अपने एक और भाई को आपने इतना दे दिया, तो इस तरीके से ये शेयर कर लिया गया आपके द्वारा, है ना। तो यही मैं आपको समझा रही हूँ कि 2 या 2 से अधिक स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है, उसमें यूटी भी हो सकता है यानी कि यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है, ऐसा हमारा आर्टिकल 231 कहता है। बस आपको इतना समझना था, ठीक। अब जो हाई कोर्ट का गठन है वो आपके एक जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन सहित अन्य जो न्यायाधीश होते हैं वो उतने होंगे जितने आपके राष्ट्रपति जी उचित समझेंगे। यानी कि एक तो आपका एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होगा यहाँ पर, मुख्य न्यायाधीश, और आपके जो बाकी के न्यायाधीश होंगे वो कितने होंगे वो आपका डिसाइड कौन करेगा, तो ये हमारे राष्ट्रपति जी डिसाइड करते हैं। कौन? हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि इनकी संख्या जो होगी हमारी हाई कोर्ट में, बाकी के जो आपके न्यायाधीश हैं उनकी संख्या कितनी होगी, ये हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। आप यहाँ पर पार्लियामेंट मत कर दीजिएगा, आपको डिफरेंस समझना है, टर्म्स पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक। अब जैसे वर्तमान में आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो ये डिसाइड करेंगी आपके मुख्य न्यायाधीश के अलावा और कितने न्यायाधीश होंगे आपके किसी भी हाई कोर्ट में, तो ये हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा डिसाइड किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। एंड हमारे जो न्यायाधीश हैं उनके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि हमारे जो न्यायाधीश हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो इनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं इनके बारे में आर्टिकल 217 में बताया गया। किस में बताया गया? आपके आर्टिकल 217 में बताया गया है, यानी कि 217 में बताया गया है कि आपके जो न्यायाधीश हैं इनके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है आपके भारतीय नागरिक होने चाहिए, तो पहला आपको याद रखना है कि इनको भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी आपको इनके अंदर क्वालिफिकेशन याद रखनी है कि ये भारत के राज्य के अंदर, आपके भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्य क्षेत्र के अंदर कम से कम 10 ईयर तक, कितने ईयर तक? कम से कम 10 ईयर तक आपकी जो न्यायपालिका है, अधीनस्थ जो न्यायपालिकाएं होती हैं उनमें आपका जो है ये न्यायिक पद धारण किए होने चाहिए। कितने ईयर तक? 10 ईयर्स तक, ये आपसे पूछा जाता है। या फिर एक और क्वालिफिकेशन इनके अंदर होनी चाहिए कि कम से कम 10 ईयर तक इन्होंने अधिवक्ता के रूप में, किसके रूप में? अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। कहाँ पर? हाई कोर्ट में किया हो। अधिवक्ता के तौर पर इन्होंने हाई कोर्ट में आपका जो है कार्य ये कर चुके हों। अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट के रूप में। तो इन चीज़ों को आपको समझना है कि अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट होने चाहिए एटलीस्ट 10 ईयर्स तक। इसको मैं फिर से समझा देती हूँ, इनकी क्वालिफिकेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, इनके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग आपको याद रखनी है कि इन्होंने भारत राज्य क्षेत्र में एटलीस्ट 10 ईयर्स तक, कम से कम 10 ईयर तक अधीनस्थ जो न्यायपालिका होती हैं इनमें न्यायिक पद यानी कि कोई ना कोई न्यायिक पद पर ये होना चाहिए। एंड इनकी तीसरी जो क्वालिफिकेशन है वो ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट ये हाई कोर्ट में, कहाँ पर? हाई कोर्ट में 10 ईयर्स तक अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुकी हूँ। सो ये इनकी क्वालिफिकेशन होती हैं जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, अभी आपको बस समझना है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपको खुद से लिखवाऊंगी, आपको क्यों टेंशन लेना है इतना, मैं हूँ अभी आप लोगों के लिए और हमेशा रहूँगी। सो न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपके न्यायाधीश जो होते हैं, आपका जो न्यायपालिका होती है, जैसे ये आपकी न्यायपालिका है, न्यायपालिका नहीं कि जुडिशरी। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट में आपने अभी अभी देखा कि एक तो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक हमारे क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक। और हमारे बाकी के अदर होते हैं, यानी कि अदर हमारे न्यायाधीश होते हैं। तो हमारे दूसरे कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे कि अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीश, न्यायाधीश यानी कि जज की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यही आपको समझना है। मैंने अभी अभी आपको बस इतना खाली बताया है कि हम हाई कोर्ट की बात करें, जुडिशरी में हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में एक तो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं और बाकी आपके अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक। अब हमें ये देखना है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये थोड़ा सा आपको ये समझना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है इसको समझना। देखिए,
इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी यानी कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं सलाह पर करते हैं इनकी नियुक्ति। ऐसा नहीं कि इन्होंने उठाया और एक व्यक्ति जो है इन्होंने ये इनकी जो क्वालिफिकेशन थी कि भारतीय नागरिक हैं और कम से कम 10 ईयर्स तक इन्होंने एडवोकेट के रूप में कार्य कर लिया है, तो अब भाई इन्हीं को हम मुख्य न्यायाधीश बना देंगे किसी भी हाई कोर्ट का। ऐसा नहीं होता है। हम पहले सलाह मशवरा करते हैं। जैसे आपके फादर हैं, अगर आपकी भैया की शादी होनी होती है तो पहले घर में पूछते हैं ना सबसे कि भाई कैसी लड़की ढूंढनी है, सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं आपके फादर के द्वारा। तो फादर क्या है आपके फादर यहाँ पर प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंट को अगर किसी को लाना है अपनी फैमिली में तो ये सलाह मशवरा करते हैं। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि ये सलाह मशवरा करेंगे राष्ट्रपति जी, लेकिन किससे करेंगे ये सलाह मशवरा, ये महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो सलाह मशवरा करते हैं, ये सलाह जो लेते हैं मतलब किसकी एडवाइस से ये करते हैं, सलाह यानी कि एडवाइस से करते हैं। तो आपको याद रखना है SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ध्यान से समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा जिस राज्य में ये मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए यूपी के हाई कोर्ट की बात की जा रही है, यानी कि इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है, तो क्या करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे सलाह लेंगे। साथ ही साथ यूपी के जो राज्यपाल होंगे, यानी कि उस राज्य के राज्यपाल, जिस राज्य में इनकी नियुक्ति की जा रही है, तो उस राज्य के राज्यपाल से जो है परामर्श लिया जाता है। किससे? उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार और समझा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। समझिए इस चीज़ को। मैंने क्या कहा, मैंने कहा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आपके राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जी सीधा नियुक्ति नहीं करते हैं, ये सलाह लेते हैं। राष्ट्रपति जी प्रत्येक कार्य के लिए सलाह लेते हैं। पहले आपने देखा होगा कि आपके जो विधायी कार्य होते हैं उनके लिए किससे सलाह लेते हैं? मंत्रिपरिषद से सलाह लेते हैं, ठीक। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ऐसा आर्टिकल 74 कहता है। लेकिन जब नियुक्ति करनी होती है तो हमारे राष्ट्रपति जी सलाह लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, क्योंकि इन्हें जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे। साथ ही साथ जिस राज्य में ये आपके इन मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने वाले हैं उस राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेना होता है, ठीक। सो ये हो गया मुख्य न्यायाधीश। अब अन्य न्यायाधीश, इनको कैसे नियुक्त किया जाता है? तो इन अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति फिर से यहाँ पर सलाह लेते हैं, हमारे प्रेसिडेंट फिर से सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं। किससे लेते हैं एडवाइस? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। किससे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, प्लस आपके उस राज्य के गवर्नर से यानी कि राज्यपाल से। और साथ ही साथ इन्होंने हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अब चुन लिया है तो आपके हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनसे भी सलाह ली जाती है, ठीक है। न्यायाधीश समझ गए आप लोग कि यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर याद रखना है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, गवर्नर, साथ ही साथ आपके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक। ये हुई इनकी सारी की सारी स्टोरी, किस तरीके से इनकी नियुक्ति होती है। नाउ हम समझेंगे कि इनको ओथ कौन दिलाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके ओथ के बारे में आपका आर्टिकल 219 बताता है। आर्टिकल 219 में हमारा बताया गया है कि आपके जो जज लोग हैं इनको ओथ कौन दिलाता है, यानी कि शपथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि ओथ के बारे में कौन सी अनुसूची में वर्णन किया गया है। तो हमारी जो 3rd अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में हमारे ओथ के बारे में यानी कि शपथ के बारे में बताया गया है, ठीक। उसके बाद हम ये समझेंगे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हमारे राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल के समक्ष या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार इनको शपथ दिलाई जाती है। बस आपको खाली इतना समझना था कि आपके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण करवाई जाती है। किसके द्वारा करवाई जाती है? किसके समक्ष करवाई जाती है? राज्यपाल के समक्ष। अगर हम इनका वेतन देखें तो वेतन आपको इतना याद रखना है कि इनका वेतन जो है राज्य की संचित निधि, किससे? राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि। अब ये संचित निधि का मतलब होता है जो स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड होता है। कौन सा? कंसोलिडेटेड फंड। इससे आपका जो है इनको पेमेंट दिया जाता है। ये आपको देखिए याद रखना है।
ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये पूछा जाता है हमसे एग्ज़ाम में कि भाई इनको जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इनको वेतन कहाँ से दिया जाता है? आपके पॉकेट से? नहीं, आपके पॉकेट से नहीं दिया जाता है। इतना हमारे पास पॉकेट नहीं होता है कि इतना हम इनको दे पाएँ, क्योंकि अभी आप इनका वेतन देखेंगे तो अच्छा खासा मोटा वेतन इनको मिलता है। हमारे स्टेट के जब कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड से इनको जो है इनको वेतन दिया जाता है। वेतन का मतलब सैलरी की बात की जा रही है। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें मुख्य न्यायाधीश को, तो मुख्य न्यायाधीश जो होता है, अब भाई ये तो मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इनको 2.50 यानी कि आपका 2.5 लाख रुपये प्रति माह दिया जाता है। एंड अदर जो होते हैं, अदर को हमारा 2.25 यानी कि 2,25,000 का वेतन इनको दिया जाता है। समझ गए आप लोग? अब हम बात करने वाले हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपके रिट के बारे में, क्योंकि रिट बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की जो शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 226। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि हमारा हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत रिट जारी करता है। आंसर विल बी 226 यानी कि 226, है ना। यहाँ पर आपको याद रखना है रिटों के बारे में, रिट, ठीक। अब देखिए, एक होता है आपका हाई कोर्ट, एक होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, है ना। देखिए, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। शायद आप लोग सोच नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सर्वोच्च है ना। जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट यानी कि जो आपका इससे थोड़ा कम है, लेकिन कम नहीं होता है। मैं आपको समझा रही हूँ कि ये मतलब इससे कम है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा हमारा क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। अगर हम देखें हमारे जुडिशरी में, तो हमारा सर्वोच्च है हमारा सुप्रीम कोर्ट। बट आप यहाँ पर देखेंगे कि रिट जारी करने की जो शक्ति है, रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, रिट जारी करने के मामले में किसकी शक्ति ज़्यादा है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो आपको याद रखना है हाई कोर्ट की शक्ति हमारी ज़्यादा है। क्यों है ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों भैया इनको ज़्यादा दी गई? ऐसा इन्होंने हाई कोर्ट ने क्या करना है कि इनको इतनी शक्ति दे दी गई? क्योंकि हाई कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स के अलावा अन्य जो लीगल राइट होते हैं उन पर भी रिट जारी कर सकता है। बट हमारे सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल हमारे फंडामेंटल राइट, FR, मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, जैसे कोई भी घर बनता है तो घर बनने से पहले एक नींव खोदी जाती है। जैसे अगर हमारा इतना कमरा बनना है तो हम इधर साइड में नींव खोदते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये फालतू बात नहीं है बिल्कुल भी। अगर नहीं समझेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। ये हम नींव खोदते हैं। यहाँ पर क्यों खोदते हैं? फिर हम इसमें जो भी खंडा वगैरह होता है ये डालते हैं और फिर इसमें सीमेंट वगैरह सब बिछाया जाता है। क्यों करते हैं ऐसा? हम सीधा भी तो घर बना सकते हैं, ईंटा लगाओ यार घर बनाओ, क्या करना है ये नींव बना के? नींव बनाने का मतलब होता है कि हमारा जो घर है वो मजबूत हो। अगर हम पिलर पे बनाएंगे घर, पिलर जो होते हैं, पिलर पर जो घर खड़ा किया जाता है वो हमारा और भी ज़्यादा मजबूत होता है। समय के साथ चलते वो हमारा घर धंसता नहीं है ना। तो आपको मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे, तो फंडामेंटल राइट जो हैं आपका ये नींव का कार्य करते हैं। आप फंडामेंटल राइट अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो फंडामेंटल राइट आपके संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कौन से आर्टिकल हैं, कौन से आर्टिकल में क्या कहा गया है, वही हमारी नींव है, वही हमारा सीमेंट गारा खंडा, जो भी आप माने, बजरी रेता जो भी माने, सब वही है। ठीक, समझ गए आप लोग? तो फंडामेंटल राइट को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ पर मैं यही समझा रही थी आपको, हमारे सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ रिट जारी कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए। किसके लिए? हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए। बट हमारे हाई कोर्ट जो हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के अलावा अन्य जो हमारे लीगल राइट्स होते हैं, लीगल जो राइट होते हैं हमारे, उन राइट्स पर भी ये रिट जारी कर सकते हैं। बस अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये भी याद रखना है कि हमारे हाई कोर्ट जो हैं अपने अन्य अधीनस्थ सभी न्यायालय जो होते हैं इन पर पर्यवेक्षण की शक्ति भी रखते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब होता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्या होता है? सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक, तो हमारे जो हाई कोर्ट हैं वो अपने सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पर पर्यवेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन की शक्ति रखते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पर। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक बार मैं NCERT में एक फिगर आपको दिया जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर होता है आपकी जुडिशरी का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ में आए। ऑफ द जुडिशरी, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है हमारा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
इस तरीके से आपको अभी मैं बनवाऊंगी, बस आपको एक बार देख लेना है इसको। ये हमारे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। इसके बाद हमारा इस तरीके से यहाँ पर फिगर दिया गया है हाई कोर्ट का, किसका, हाई कोर्ट का। ठीक, फिर यहाँ पर हाई कोर्ट की जो इनके कार्य हैं वो सब बताए जाते हैं। इसमें हमारा बताया गया है कि हाई कोर्ट कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। अब इनके जो लोअर कोर्ट्स होंगे उनकी अपील जो है ये सुन सकते हैं। कौन है, जैसे लोअर कोर्ट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हुए। ओके, और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, हमारे सुरक्षित रखने के लिए रिट जारी करते हैं। सो आपको यहाँ पर बताया गया है कि हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स फॉर रीस्टोरिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक, इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये आपको बस समझना है, मैं क्यों इतना समझा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि भाई इस तरीके से ये इनका वर्क होता है कि हमारा हाई कोर्ट क्या क्या कर सकता है। अब जैसे मैंने सबऑर्डिनेट कोर्ट आपको बोल दिया, आप सोचते होंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट ये क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए बस खाली। नीचे फिर हमारा होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्या होता है, ऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब एक बार आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हैं इनके कार्य समझ लीजिए तो आपको समझ में आएगा। ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी केस आते हैं उन सब को डील करते हैं। जैसे आपके ज़िले के अंदर जो कोर्ट होता है, आपने देखा होगा ना, आप कभी अपने ज़िले में घूमिएगा तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा जिला सत्र न्यायालय, आई थिंक ऐसे ही कुछ लिखा होता है। सो वहाँ पर देखना, आपका एक ज़िले का भी कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वो डीसी होता है। तो वहाँ पर आपके वही मामले सुने जाते हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील्स विद केसेस अराइजिंग इन डिस्ट्रिक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हैं कंसीडर कर सकते हैं अपील्स को जो आपके लोअर कोर्ट्स के द्वारा डिसीजन दिए गए हैं उनको। तो लोअर कोर्ट्स इनके लिए क्या हुआ, इनके लिए लोअर कोर्ट हुआ आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के लोअर कोर्ट क्या हुआ, हाई कोर्ट हुआ। हाई कोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट हुआ। तो ये आपको समझना था खाली। ठीक, अब हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं चीज़ों को, जो हमने जितनी चीज़ें समझी हैं उनको एक बार। अब आप जल्दी जल्दी से नोट करिएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको लिखवाती हूँ उच्च न्यायालय। क्या, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। तो पहला जो पॉइंट मैंने आपको नोट करवाया था वो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे हाई कोर्ट के गठन की प्रक्रिया 1862 में प्रारंभ हुई थी। तो आपको यही लिखना है, HC यानी कि हाई कोर्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, आप भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको ऐसी सीख लेना है अब। तो HC के गठन की प्रक्रिया 1862 में प्रारंभ हुई। सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी बम्बई, मद्रास एंड कोलकाता। बम्बई, मद्रास एंड कोलकाता में इसकी स्थापना हुई। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया था। पहले हमें थोड़ा सा समझना होता है कि कब से शुरुआत हुई, कैसे हुई, ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि आपके वर्तमान समय में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट जो हैं कार्यरत हैं, यानी कि वर्किंग कंडीशन में है। सो हमने देखा था कि वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट कार्यरत हैं। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर ये देखना है कि इनमें हमारा अंतिम जो हाई कोर्ट क्या है, तो आप यहीं पर लिख लीजिए कि जिसमें अंतिम हाई कोर्ट, अंतिम HC यानी कि हाई कोर्ट हमारा कौन सा है, अमरावती हाई कोर्ट है, अमरावती हाई कोर्ट। अभी यहाँ पर मैं 100% श्योर हूँ कि आपके कुछ जो लोग हैं उनको हर चीज़ में डाउट होता है। हाई कोर्ट ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, इसमें भी डाउट होगा। 25 कैसे होता है, इसमें भी डाउट होगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये पढ़ना चाहते हैं या फिर आप जो 10 तरीके के, कहीं पर आपको 30 मिलेगा, कहीं पर आपको 26 मिलेगा, तो वो पढ़ना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
सो यहाँ पर हमने अंतिम हाई कोर्ट भी देख लिया। अब हम बात करेंगे कि हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है हमारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1866 में की गई थी। 1866 में की गई थी। समझ लिया अब आप लोगों ने इतना। अब हमें बात करना है कि हाई कोर्ट की जो स्थापना है, मतलब किस हमारे आर्टिकल में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। सो अभी हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, इतना आप नोट कर लीजिए। मैं हटा देती हूँ इसको, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखने का कोई मतलब नहीं है, स्क्रीनशॉट को भी आपको नोट करना है। सो आगे आपकी इच्छा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल कौन सा? 214। आर्टिकल 214 क्या कहता है? इस आर्टिकल के अनुसार, यानी कि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? इस आर्टिकल के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, एक हाई कोर्ट होना चाहिए प्रत्येक राज्य का। बट किंतु परंतु क्या होगा? परंतु अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 231 इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? आर्टिकल 231 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति है। किसको? संसद को। हाईलाइट करिएगा इसको कि किसको शक्ति है। भाई संसद को शक्ति दी गई है, ये आपको और हमें शक्ति नहीं दी गई है। यहाँ पर मोस्टली लोग हमारे प्रेसिडेंट लिख कर आते हैं कि भाई प्रेसिडेंट को ये शक्ति नहीं, भाई हमारी संसद को ये शक्ति दी गई है, उनको ये शक्ति मत छीनिए। तो हमारी संसद को, यानी कि पार्लियामेंट को ये शक्ति दी गई है, यह शक्ति दी गई है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या यूटीज़ के लिए, यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, तो मैं केंद्र शासित प्रदेश इस तरीके से लिख दूं, केंद्र शासित प्रदेश के लिए संयुक्त जैसे आप लोगों ने देखा था ना, कंपोजिट विद्यालय होते हैं जहाँ पर आपके जो प्राइमरी और आपके उच्च प्राथमिक विद्यालय को कंबाइन कर दिया जाता है। इसी तरीके से संयुक्त हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 216 को। किसको? आर्टिकल 216 को। तो आपको यहाँ पर लिखना है आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 216। आर्टिकल 216 क्या कहता है? इस आर्टिकल के अनुसार हाई कोर्ट का गठन होगा। यहाँ पर का कर लीजिएगा, हाई कोर्ट का गठन, 1 मिनट। हाई कोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश सहित उतने न्यायाधीश होंगे, उतने अन्य न्यायाधीश से होता है। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों से होता है। अन्य न्यायाधीशों से होता है। अन्य न्यायाधीशों की संख्या, आगे आपको लिखते हुए चलना है। अन्य न्यायाधीशों की संख्या कौन डिसाइड करता है? संख्या हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति जी होंगे उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है। वो जितने उचित समझें वो उतने अन्य न्यायाधीशों को रख सकते हैं। सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति जितना उचित समझें उतना रख सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 216 हो गया। नाउ हम समझेंगे न्यायाधीशों की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो, जो कि हमारे आर्टिकल 217 में बताई गई हैं। ठीक, सो अभी हम मूव करें। आपको यहाँ पर लिखना है न्यायाधीशों यानी कि जजेस की क्वालिफिकेशंस, योग्यता। टर्मिनोलॉजी को भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण होती हैं, आपके लिए ही महत्वपूर्ण है। क्वालिफिकेशन,
हमारे कौन से आर्टिकल में न्यायाधीशों की योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है? सो आर्टिकल 217, कौन सा? आर्टिकल 217 में बताया गया है। क्या बताया गया है? सबसे पहला तो ये हमारे भारत के नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। एंड सेकेंड आपको याद रखना है भारत राज्य क्षेत्र में। अब देखिए, भारत राज्य क्षेत्र का मतलब है कि भारत में आपके जितने राज्य हैं उनमें से किसी एक राज्य क्षेत्र की बात की जा रही है। तो भारत के किसी एक राज्य क्षेत्र में उसको ऐसा करना ही होगा। राज्य क्षेत्र में, राज्य, ये राज्य लिखा हुआ है, राज्य क्षेत्र में कम से कम कितना? 10 ईयर्स का, ये आपको याद रखना है, 10 ईयर्स का अधीनस्थ न्यायपालिका में, अधीनस्थ न्यायालय में न्यायिक पद पर, किस पद पर? न्यायिक पद पर पद धारण करता हो। यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय के बगल में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अगर स्पेस नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊपर भी लिख सकते हैं आप लोग, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। कई बार हम हिंदी भूल जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सब ऑर्डिनेट कोर्ट में न्यायिक पद धारण इन्होंने किया हो। एंड तीसरा आपको यहाँ पर याद रखना है कि एटलीस्ट यानी कि कम से कम हाई कोर्ट में 10 ईयर्स तक अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट, अभी आपको समझाया था ना, एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक, सो ये इनकी क्वालिफिकेशंस हो गई। अब हम देखते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। सो यहाँ पर आपको हेडिंग करना है न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट। सो यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लिख लेना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो मैंने आपको समझाया था कि आपको यहाँ पर समझना होता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगी। इस तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहला यहाँ पर हम बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश के बारे में, मुख्य न्यायाधीश, और यहाँ पर हम बात करेंगे अन्य न्यायाधीशों के बारे में, अन्य न्यायाधीश। आप लोग समझ चुके हैं ना, तो अब आपको याद हो जाना चाहिए, बिकॉज महत्वपूर्ण है इनकी नियुक्ति। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु किसकी सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर। तो आपको यही लिखना है कि इनकी नियुक्ति यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, इनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, मैंने ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? नियुक्ति होता है, ये नी नाम है छुट्टी की होता है, नियुक्ति। ओके, नियुक्ति। इसीलिए आपको यहाँ पर आज इंग्लिश वाले टर्म्स दिए जा रहे हैं, बिकॉज कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित यानी कि जिस राज्य में इनको अपॉइंट करना है, मान के चलिए MP में करना है तो MP के गवर्नर से सलाह ली जाएगी, UP में करना है UP के गवर्नर से सलाह ली जाएगी, इस तरीके से। तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। आपने इनको देख लिया। अब हम देखते हैं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो कि समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके पहले से इन्वॉल्व हैं इनको इन्वॉल्व कर दो। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ दो, कौन सा? हाई कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सो यहाँ पर आपको लिखना है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की
न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल, उस संबंधित राज्य के राज्यपाल की बात की जा रही, ठीक है, राज्यपाल तथा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। यहाँ पर तथा नहीं जोड़ना चाहिए मुझे, यहाँ पर कायदे कानून से एक कॉमा आना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमा, तथा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर होता है, सलाह पर करते हैं, ठीक। तो ये आपने इनकी अपॉइंटमेंट पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? ओथ के बारे में। सो अभी आपको नेक्स्ट पढ़ना है ओथ। अभी मैं इसको हटा दूँ, सो ये हटा दिया अभी मैंने। अब आपको यहाँ पर देखना है न्यायाधीशों की शपथ, न्यायाधीशों की शपथ। तो इनकी शपथ यानी कि 219, इनकी शपथ के बारे में 219 में दिया गया है। सो न्यायाधीशों की शपथ के बारे में आपको बताया था, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल के समक्ष या उसके राज्यपाल उसके द्वारा अपॉइंट किए गए किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की 1 मिनट, संविधान की तीसरी अनुसूची यानी कि थर्ड शेड्यूल की बात, सूची यानी कि अनुसूची यानी कि शेड्यूल, थर्ड अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण करते हैं, शपथ ग्रहण करवाई जाती है। ओके, दैट्स इट। अब हम पढ़ेंगे इनके वेतन के बारे में। सो आप यहाँ पर हाई कोर्ट लिखिएगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों का वेतन। तो न्यायाधीशों के वेतन के बारे में हमारे आर्टिकल 221 में बताया गया है, किसमें? 221 में बताया गया है। क्या कहा गया है? इनका वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लिख लीजिएगा, इनका वेतन राज्य की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड। सो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आपने पढ़ा होगा ना, तो ऐसे राज्य का भी होता है। तो कंसोलिडेटेड फंड्स से दिया जाता है। और साथ ही साथ इनकी पेंशन, जब ये आपके रिटायर्ड हो जाते हैं तो इनको पेंशन भी दी जाती है ना, तो इनको जो पेंशन दी जाती है, जबकि इनकी पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। देखिए, आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर मैंने कहा राज्य की संचित निधि, और यहाँ पर इनकी पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, जबकि यहाँ पर राज्य के कंसोलिडेटेड फंड की बात की जा रही है। अभी आपको नहीं समझ आ रहा, मैं एक बार और अभी समझा देती हूँ। संचित निधि से दी जाती है, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यहीं पर होता है लोगों को, बट आपको नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ। जब हम इनके वेतन की बात करते हैं तो इनका वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, तो यानी कि जो हमारा स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे। लेकिन इनकी पेंशन जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। समझ गए आप लोग? आशा तो मैं यही कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सो इतना आपने याद रख लिया। अब यहाँ पर इनका वेतन भी आपको याद रखना है, तो यहाँ पर मैं वेतन ये हटा देती हूँ, फिर आपको बता देती हूँ। अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की, किसकी? मुख्य न्यायाधीश की, तो मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो आपका 2.50 लाख है। कितना? प्रति माह का है ये, लाख प्रति माह।
अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो अन्य में अदर हमारे जो जजेस होते हैं, अन्य न्यायाधीश, इनका वेतन होता है 2.25 लाख प्रति माह। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई, वो आपको याद रखना है। आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि हमारे जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो 62 ईयर तक अपने पद पर रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं अगर वो चाहें तो अपना पद त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन उनको राष्ट्रपति को जो है बताना होता है, मतलब संबोधित करना होता है पद त्याग करने से पहले। साथ ही साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया भी जा सकता है। अगर हमारे राष्ट्रपति जी चाहें तो इनको हटा भी सकते हैं। तो आप यहाँ नोट के फॉर्म में लिख लीजिएगा, नोट लिखें या पॉइंट लिखें, आप कुछ भी एक कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश, 1 मिनट, न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 ईयर की आयु तक, ये महत्वपूर्ण है भाई, याद रख लीजिएगा, आयु तक पद धारण कर सकते हैं। पद धारण का मतलब है ये अपने पद पर रह सकते हैं, ठीक है, धारण कर सकते हैं। HC यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके, किसको, प्रेसिडेंट जी को संबोधित करके, राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्याग कर सकते हैं। मतलब जज वाला जो पद है ये वो त्याग कर सकते हैं। जिस भी पद पर हों तो ये न्यायाधीश हमारा पद त्याग कर सकते हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हों, चाहे आपके अन्य न्यायाधीशों की कैटेगरी में आते हों। तो ये अपना पद कैसे त्याग करेंगे, राष्ट्रपति को संबोधित करके। उच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से अगर ये हमारे संविधान का उल्लंघन करेंगे, अगर राष्ट्रपति जी को ऐसा लगता है कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग वर्किंग नहीं हो रही है, तो ये उनको हटा भी सकते हैं। आदेश से पद से हटाया जा सकता है। तो किसको ये शक्ति दी गई है, राष्ट्रपति जी को। संसद को नहीं दी गई, ना ही राज्यपाल जी को, उल्टा मत कर दीजिएगा आप लोग, हटाया जा सकता है। ठीक, समझ गए अब आप लोग। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं रिटों के बारे में। अभी आपको नेक्स्ट लिखना है उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति। हेडिंग करिएगा आप लोग, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति। हाईकोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 226 में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि हाई कोर्ट हमारा आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है। तो यही लिख लीजिए, हाई कोर्ट अनुच्छेद आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है। रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से अधिक है, क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट, FR लिख दूं मैं, FR के अलावा अन्य लीगल राइट पर भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 227, अनुच्छेद 227। ये आपका लास्ट है, बस यहाँ से आपका ख़त्म हो जाएगा हाई कोर्ट। तो इस आर्टिकल के अंतर्गत HC अपने अधीनस्थ यानी कि अभी मैंने आपको बताया सबऑर्डिनेट, अपने अधीनस्थ सभी न्यायालय
न्यायालयों अन्य न्यायालयों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखेगा। पर्यवेक्षण की शक्ति रखेगा। पर्यवेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, अभी आपको समझाया था, रखेगा। सो ये आपका हुआ हाई कोर्ट के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा सा। थैंक यू।